आप सभी का स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल मुस्कान स्टडी पॉइंट में। मेरे दोस्त, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश के अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के मुख्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और यह प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? तो किसी चिकने सतह से प्रकाश के किरण को टकराकर जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में पुनः लौटने की घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। और इसका जो है दो नियम है। पहला नियम कहता है आपतित किरण, यह हो गया हमारा समतल दर्पण। आपतित किरण मतलब किरण दर्पण की ओर आ रहा है। परावर्तित किरण मतलब दर्पण से टकराने के बाद दूसरी तरफ जा रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी जब यहाँ से किरण आ रहा है तो ये एंगल हो गया हमारा आपतन कोण और ये एंगल हो गया परावर्तन कोण, तो दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। अगला प्रश्न कहता है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। एक प्रकाश की किरण जो है एक समतल दर्पण पर लंबवत जो है आपतित होती है, मतलब पूरे 90 डिग्री के साथ यह एंगल पर आ रहा है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो जिस एंगल पे आ रहा है उसी एंगल पे पुनः जो है लौट जाएगा। यहाँ एंगल 0 डिग्री का मान हुआ, एंगल का जो फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ वह 0 डिग्री हुआ। तो यहाँ इसका जो सही उत्तर होगा वह 0 डिग्री होगा। अगला प्रश्न कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। और समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, उसके बाद परिदर्शी या पेरिस्कोप में करते हैं। परिदर्शी को अंग्रेजी में कहते हैं पेरिस्कोप। परिदर्शी या पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है एफ, वह इनफाइनाइट होता है यानी अनंत होता है, और जबकि इसका जो क्षमता होता है वह शून्य होता है। यह मुख्य रूप से याद करने वाली पॉइंट समतल दर्पण के बारे में था। अगला प्रश्न कहता है 4 नंबर पॉइंट किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन का मतलब होता है आवर्धन को सूचित करते हैं एम से। एम बराबर होता है v/u। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी और u है वस्तु दूरी। या कहें तो m बराबर फार्मूला होता है h'/h। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। h' क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और h हो गया हमारा वस्तु की ऊंचाई। वस्तु को बिंब भी कहा जाता है। तो कहता है प्रश्न किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान क्या होता है? समतल दर्पण में जो u का मान होता है वह v के बराबर होता है, इसलिए m बराबर होगा 1/1, यानी m बराबर क्या हो जाएगा v/u। दोनों का मान बराबर है इसलिए हमारा मान आ गया 1 और सीधा प्रतिबिंब बना इसलिए प्लस में। अब प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वह ए होगा। अगला प्रश्न कहता है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो फोकस दूरी को सूचित करते हैं एफ से। एफ बराबर हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं आर से। आर बराबर भाग, आर बराबर होता है फार्मूला 2f। तो 2 × 20 बराबर सही उत्तर हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर विकल्प सी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, चूँकि f बराबर r/2 जो फार्मूला होता है उसे हम जो है इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुका है। अगला प्रश्न कहता है आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण क्या होता है? तो आँख नाक कान गला यानी डॉक्टरी क्षेत्र में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। कनकेव मिरर की विशेषताएं, इसका जो फोकस दूरी होता है वह निगेटिव होता है तथा
इसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उल्टा, सीधा, वास्तविक, काल्पनिक, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा और वस्तु से बड़ा। अगला प्रश्न कहता है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। तो उत्तल दर्पण में जो आवर्धन होता है m, इसका महत्तम मान m/v/u हो गया, यानी h'/h हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वह c हो जाएगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है, तो v का मान या h का मान कहें, h' का मान कहें, तो h की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, इसलिए इसका मान क्या होगा, आधा होगा। आधा कहें या 1 से कम कहें। उत्तल दर्पण की विशेषता, इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है और इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर यानी पक्ष दृश्य के रूप में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है हजामत, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामत के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, हजामती क्षेत्र में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अवतल दर्पण कहता है, तो अवतल दर्पण में यह जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण में जब वस्तु P एंड F के बीच रहेगा, P क्या है, तो दर्पण का ध्रुव है और F फोकस दूरी है, यानी फोकस दूरी और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब जो है, अवतल लेंस यानी उत्तल दर्पण, अवतल लेंस उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस अवतल दर्पण, दोनों में कंडीशन सेम होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है वह छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है, यानी इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न कहता है यदि किसी बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक मतलब माइनस में है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। अगर आवर्धन ऋणात्मक है, इसका मतलब होता है उसका मतलब होता है प्रतिबिंब जो है उल्टा बना होगा और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। विकल्प डी होगा। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देखें तो कहता है यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाता है, मान लीजिए कि कोई अवतल दर्पण है, इसका निचला आधा भाग टूट जाता है, तो इसमें प्रतिबिंब तो बनेगा लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वह घट जाएगा। विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर मतलब f बराबर जो है वह 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान होगा। तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, लेकिन एक कंडीशन है, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है, P एंड F के बीच रखा है, तो ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक का वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। यानी इसका सही उत्तर देखें तो 10 सेंटीमीटर से कम होगा, यानी फोकस हमारा अवतल दर्पण है, तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव, हो गया ये फोकस, और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। तो फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, तो फोकस तो 10 है, तो 10 से कम ही दूरी पर कहीं वस्तु को रखा जाएगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आगे हम लोग देखें कहता है फोकस ध्रुव की ओर जाने पर, फोकस से ध्रुव की ओर जा रहा है, एकदम सेम कंडीशन है। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। तो आवर्धन का मान बढ़ता है, आवर्धन का मान बढ़ जाएगा क्योंकि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वह बढ़ेगा। तो m बराबर होता है h'/h, ऊंचाई बढ़ रहा है इसलिए आवर्धन भी बढ़ेगा, क्योंकि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h'। h' क्या है, तो h' जो है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगला प्रश्न का है प्रश्न संख्या 15, एकदम सेम क्वेश्चन को घुमा करके जो है दिया है। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, ये मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है, ठीक है, तथा बढ़ता जा रहा है, यानी जो चींटी है वह दर्पण के ध्रुव की ओर जा रहा है,
चींटी की गति किस दिशा में होगा? तो चींटी की गति जो है, चींटी की गति जो होगा वह कहाँ होगा? फोकस ध्रुव की ओर होगा। एकदम सेम कंडीशन से 2-3 क्वेश्चन पूछा है। आगे हम लोग प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ कहता है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन के साथ घटित होगा? कांच रख दिया है, यानी ये प्रकाश के अपवर्तन से प्रश्न है। अगर कांच की कोई समांतर पट्टिका है और इससे कोई किरण आ रहा है, तो सबसे पहले देखें ये कांच जो है रखा हुआ है, तो ऊपर जो होगा हमारा विरल माध्यम होगा, यानी हवा होगा, और ये कांच हो गया हमारा सघन माध्यम। तो विरल से सघन माध्यम में प्रकाश जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, यानी ये किरण को जाना चाहिए, एक किरण को जाना चाहिए ये इस डायरेक्शन में, लेकिन ये किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यानी विचलित हो गया है। तो क्या होगा आंसर इसका? ए हो गया विचलन। अगला प्रश्न, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वह 1 से अधिक होता है, याद करने वाले प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे P से सूचित किया, P बराबर लेंस की क्षमता को P से सूचित किया है, P बराबर होता है 1/8। यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है, और इसे प्रति मीटर भी कह सकते हैं। आगे प्रश्न देखें, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को जो है लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं, P बराबर होता है 1/f, और P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा फोकस की, यानी फोकस जब बढ़े, फोकस दूरी बढ़े तो क्षमता घटेगा, और फोकस दूरी घटेगा तो क्षमता बढ़ेगा। अगला प्रश्न कहता है वायु में अभिसारी लेंस होता है, तो वायु में जो है कांच का उत्तल लेंस अभिसारी लेंस की भांति कांच का है, इसका सही आंसर होगा कांच का उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह मुख्य अक्ष से आने वाली सभी किरणें को एक बिंदु अर्थात फोकस पर संकुचित कर देता है, अतः इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। एक बिंदु पर संकुचित किया इसलिए इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस यानी किरण को एकत्रित कर देता है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश की किरण हवा जो है विरल माध्यम है, रेयरफैक्शन से कांच यानी सघन माध्यम प्रवेश करता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो प्रकाश की जो किरण होगा वह अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यानी इसका सही विकल्प बी होगा। और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर हटेगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, म्यू बराबर होता है c/v, यानी किसी प्रकाश यानी निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग का जो अनुपात होता है उसे अपवर्तनांक कहते हैं, और अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि दोनों वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का मतलब मीटर प्रति सेकंड है, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, दोनों जो कैंसिल आउट हो जाता है, तो यह मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि होती है। तो यहाँ पर जो इसका जो सही उत्तर होगा वह पानी होगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पानी का होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 होता है, यानी म्यू वाटर का है तो 1.33, यानी कह दे तो 4/3। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, तो अवतल लेंस में आवर्धन जो होता है वह m बराबर v/u होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा हमारा सी ऑप्शन। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक क्वेश्चन ढेर बार पूछा है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है, और इसका क्रांति कोण कितना होता है? तो 24.4 डिग्री। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? 25 का आंसर ये होगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह किरणों को फैला देता है। अगला प्रश्न कहता है
विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती हुई किरण, हाँ ये एकदम सेम क्वेश्चन है। विरल माध्यम सघन माध्यम जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। सघन माध्यम विरल से सघन माध्यम जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी इसका सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है वह धनात्मक होता है। उत्तल लेंस उत्तल दर्पण फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल लेंस अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न कहता है चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो एकदम सेम क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर होगा उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों होगा, यानी सही उत्तर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न कहता है 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का क्या संबंध होता है? सघन माध्यम हो गया, ये हमारा कांच हो गया, मान लीजिए ये हो गया हमारा कांच, ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। तो यहाँ से हमारा कोई किरण आ रहा है, इसको जाना चाहिए था ये डायरेक्शन में, लेकिन ये किरण कहाँ चल गया है? ये किरण कहाँ चल गया है? विरल से सघन में है, विरल से सघन तो इधर आया, यानी हमारा ये आई जो होगा और ये हो गया हमारा आर। तो आर यहाँ ज़्यादा हो गया आई से, आर जो है अधिक हो गया आई से, यानी अपवर्तन कोण का मान जो है क्या है? आपतन कोण अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा हमारा सी होगा। और लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कहता है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो सभी दूरियां जो है दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, इसका सही आंसर जो होगा बी होगा। दर्पण के मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु है, इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव, और ध्रुव को सूचित करते हैं पी से।